जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, जिसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। और ये आज का चौथा सेट है प्यारे बच्चों, और आपको हम सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तक हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं, वहां से आप जाके सेट 1, सेट 2 और सेट 4 अच्छे से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं प्यारे बच्चों कि आप बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% जरूर ला सकते हैं। ये मेरे द्वारा आपको दिलाया गया विश्वास है। बशर्ते आपको 10 का 10 सेट को याद करना होगा, अपने कॉपी में लिखना होगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर ही सब चीज डाला गया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ हाई लिख के भेजना है। क्या करना है सर? हाई लिख के भेजना है। उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां पर आप ज्वाइन कर पाइएगा। अब चलिए, आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न MVVI कैटेगरी में रखा गया एक प्रश्न है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए सर, इस प्रश्न का मकसद क्या है, बहुत ही जबरदस्त, और इस प्रश्न को समझिएगा तो और अच्छा आपको लगेगा। पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या है, इसे काला कानून क्यों कहते हैं। तो ये प्रश्न को क्या रखिए प्यारे बच्चों, MVVI की कैटेगरी में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप कॉपी में नोट करते हुए चलेगा। देखिए, रॉलेट एक्ट या काला कानून या खिलाफत आंदोलन, ये शुरुआत हुई थी 1919 में। सर कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट के बारे में समझिए। रॉलेट एक्ट के तहत कहा गया है कि भारत के जो लोग हैं, अपने देश के प्रति जो है ना, उसके मन में भावना उठने लगती है कि अब हमारे देश में कोई भी आदमी जो है अधिकार वगैरह करके नहीं रख सकता है। तब ब्रिटेन के एक आदमी ने क्या किया, उन पे आक्रमण वगैरह, या कह सकते हैं उनको अंधाधुंध पकड़ना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? पकड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। और इसमें कोई वकील वगैरह नहीं जा सकता था, और नहीं कि हाँ सर हम बिना निर्दोष है, हमें छोड़ दीजिए, इस दलील अपील कुछ नहीं होता था। अंग्रेज जो है बिना मतलब को उसको पकड़ के ले जाता था। यही इसका उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेगा कि भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक दमनकारी आंदोलन पारित हुआ। सर कौन सा पारित हुआ? दमनकारी, यानी कि जो ये जो भारत की जो जनता है या भारत के लोग हैं, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उठने लगी, ये जो राष्ट्रवाद की भावना उठने लगी, तो उन्होंने ब्रिटेन के सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी याद रखिएगा, नाम इसका क्या है, सर सिडनी, उन्होंने दमनकारी कानून पारित कर दिया कि अब जो है किसी को आप पकड़ के लाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाएगा। जिसका नारा था सर कि कोई वकील नहीं, क्या? वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं, इसे काला कानून कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत में 1919 में हुआ था। सर याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पहले, तो बस यही मांगते हैं, लाइक करना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर में क्या करा है कि सिंधु सभ्यता को विशाल स्नानागार का पर टिप्पणी लिखिए, या सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखे। देखिए सर, विशाल स्नानागार, स्नानागार यानी कि जहां पर स्नान वगैरह करते थे सामूहिक रूप में, वो अलग प्रश्न है। और ये है अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला भंडार होगा। सर तो आप उत्तर में लिखिएगा, ये सबसे पहले का पाया गया है कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया भवन है। ऐसे भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो आप लिखिएगा कि विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। सर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। और आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? तो मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 4572 मीटर और चौड़ाई 2286 मीटर है। इसका
द्वार नदी की ओर खुलता है सर। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये वाला आपको याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि विशाल अनानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कर दीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता कर दीजिए, यहाँ का सबसे बड़ा भवन यही था, जो कि कहाँ से मिला है सर? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग जो है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था और इसका द्वार जो है नदी की ओर खुलता था। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको दे देगा सर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पिटक क्या है सर? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, या कह सके त्रिपिटक क्या है सर? क्या पिटक, सॉरी यहाँ पर त्रिपिटक, यहाँ पर त्रिपिटक होगा, ऐसे होगा क्या? त्रिपिटक। आप बोर्ड के में ये पूछेगा, यहाँ पर पिटक नहीं होगा, सीधा त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक क्या है, इसके बारे में लिखे। ऐसे अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप 2 नंबर सब्जेक्टिव मिल जाएगा और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, कहेगा उत्तर में लिखेगा कि त्रिपिटक, यहाँ आगे लिख दीजिएगा त्रिपिटक जिसका शाब्दिक अर्थ 3 टोकरी होता है सर। क्या होता है? टोकरी होता है, या क्या टोकरी ही होता है। चलिए, यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म के जाने माने में से एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी संख्या 3 है, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहते हैं। तो आपको प्रश्न आगे क्या लिखना है? त्रिपिटक। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा गलत लिखा गया है, आप सुधार कर लीजिएगा सर। तो क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। सबसे पहला क्या है? शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, साथ ही साथ राजा के बारे में, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है कि किस तरह से जो है दुख निवारण के लिए, कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मचार्य के बारे में, सॉरी ब्रह्मचार्य नहीं, इसमें महावीर स्वामी अलग है और ये गौतम बुद्ध अलग है। उनके द्वारा बताया गया जो है कि कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में जो है इन तीनों पिटक में से ही बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि किसके द्वारा लिखा गया है? बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के द्वारा लिखा गया है, याद होगा आपको। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है? 4 नंबर में देखिए प्रश्न, आगे प्रश्न कि अभिलेख क्या है सर? उत्तर में लिखिएगा कि प्राचीन काल में विभिन्न राजवंशों द्वारा अपने राज्य देश को पत्थर या ताम्रपत्र लिखवाने की कला को अभिलेख कहते हैं। अब देखिए, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा सर कि क्या बोल दिए, हमको तो समझ में नहीं आया। देखिए, कह रहा है कि प्राचीन काल में, यानी कि पुराने जमाने के जो लोग थे, यानी कि अशोक हो गया, बिंबिसार हो गया, बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ये जो पुराने राजवंश हुआ करते थे, वो अपने राज्य या देश को पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखवाने की कला को अभिलेख कहते थे। यानी कि ये जो राजा वगैरह हुआ करते थे या सातवाहन राजा जो हो गए, वो सब क्या करते थे? अपने राज्य या देश पर पत्थर पे कुछ लिखवाते थे कि ये राजा ऐसे थे, ये राजा ऐसे थे, ये सब लिखवाते थे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पत्थर या ताम्रपत्र लिखवाने की कला को हम क्या कहते हैं सर? अभिलेख कहते हैं। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला 6ठा नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 5वां नंबर में, कि महाजन पद किसे कहते हैं? महाजन पद किसे कहते हैं? तो आप उत्तर में लिखिएगा कि महाजन पद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य होता है सर। क्या होता है? महाजन पद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य होता है, अर्थात वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब, मवेशी व समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसे महाजन पद कहते हैं, जिसकी चर्चा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए प्यारे बच्चों, महाजन पदों की संख्या कितनी है सर? क्या है? महाजन पदों की जो है संख्या, अरे यार, हाँ, संख्या कितनी है सर? 16 है। कितनी है? 16 है। जैसे आज के समय में राज कितना है? 28 है। उसी समय जो है 16 महाजन पद हुआ करता था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था सर, वो कौन था? मगध था। मगध क्यों था सर? क्योंकि वो प्राकृतिक सुरक्षा के कारण था। दूसरा जो है वहां की उपजाऊ भूमि थी। तीसरा वहां का शासक जो मजबूत था। चौथा जो है वहां के शासक जो है अलग अलग राज्यों के, यानी कि मगध कह सकते हैं, अलग अलग महाजन पद की रानियों के साथ क्या करते थे? वैवाहिक संबंध बना लेते थे, इसके रीजन से। तो अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, हो सके तो कॉपी में नोट कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्विवाह क्या है सर, या बहिर्विवाह क्या है? तो आप पूछा जाता है ना अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, ये आपके सोशियोलॉजी वाले छात्र के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी वाले के लिए तो 100% जरूरी है ये वाला प्रश्न। अंतर्विवाह साइकोलॉजी वाले के लिए भी ठीक है। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि एक समूह या एक गोत्र या एक जाति या एक स्थान पर निवास करने वाले स्त्री पुरुष के बीच होने वाले विवाह को हम क्या कहते हैं सर? अंतर्विवाह कहते हैं।
जैसे देखिए सर, एक समूह यानी यादव, ठीक है, यादव यादव, ठीक है, क्या है सर, यादव यादव होना चाहिए। एक गोत्र मान लेते हैं, कोई गोत्र मान लेते हैं, राम में मान लेते हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता इसके बारे में, राम राम मान लेते हैं। जाति यादव ही यादव है। और एक ही निवास स्थान यानी बिहार ही हो, क्या हो सर, बिहार ही हो। और इनमें स्त्री और पुरुष हो यानी लड़का और लड़की के बीच में जो शादी होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, अंतर विवाह कहते हैं। अब बहिर्विवाह क्या होता है सर, देखिए ये हो गया यादव, हो गया यादव, ठीक है, और ये हो गया राजपूत, ठीक है, राजपूत, ठीक है, दोनों हो गया। इन दोनों की तरफ से एक स्त्री हो गया और एक हो गया पुरुष, क्या हो गया सर, पुरुष। अब इन दोनों के बीच में जो विवाह होता है सर वो होता है बहिर्विवाह, और इसमें कोई जाति कोई गोत्र वगैरह नहीं होता है सर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समझाना था सर। अगर आपको बुरा लगा होगा तो दिल से सॉरी, क्योंकि आप सब समझते हैं छोटी छोटी बातों को बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो दिल पे ले लेते हैं, उसके लिए तहे दिल से सॉरी अगर हम आपको कुछ ठेस पहुंचाए इतना छोटा सा बात के लिए। चलिए आगे देखिए, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है सर कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को लिखे। अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखना है, किसके बारे में, बौद्ध धर्म के। तो आप उत्तर में लिखेगा कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित अष्टांगिक मार्ग है जो इस प्रकार है। क्या है सर, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जो है समयक दृष्टि, समयक वाणी, समयक संकल्प, समयक कर्म, समयक व्यवहार, समयक अजीव, समयक स्मृति, समयक समाधि। ये टोटल के टोटल जो है कितने हैं सर, 8 है। दृष्टि मतलब क्या होता है, देखना। वाणी मतलब क्या होता है, बोलना। संकल्प न मतलब कि मैं संकल्प लेता हूं कि इन बच्चों को 450 नंबर दिलाने में सहयोग करूंगा। कर्म, मैं अपना क्या कर रहा हूं, कर्म करना। व्यवहार, कि मेरा व्यवहार कैसा है, हम बीच गाली दे देते हैं, बीच क्लास में ही गाली दे देते हैं, ये है। अजीब, ये लड़का बड़ा अजीब है सर। स्मृति, कैसे, समाधि, समाधि लास्ट जो है समाधि। तो ये आठों के आठों का आपको क्या करना है सर, याद करना है, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा वाणी विकार ऐसा, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर में क्या करा कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। तो सर देखिए, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी सर कहाँ से थी, चंपारण से हुई है। कहाँ से, चंपारण। सर ये चंपारण कहाँ है, तो सर ये बिहार में है। कहाँ है सर, बिहार में। ऐसे समझ में नहीं आता है बहुत बच्चे को, बिहार में, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे भी वीडियो देखते हैं, झारखंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी वीडियो देखते हैं, याद है। तो ये चंपारण कहाँ है सर, बिहार में। इसकी शुरुआत कब हुई थी सर, 1917 में। 1917 में हुई थी, बिल्कुल सर। इस किसके अनुरोध पे गया, महात्मा गांधी के थे, राजकुमार, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गए थे। तो आपको लिखना क्या है, चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। ऐसे लिखिएगा तो आपको 2 नंबर देगा। 5 नंबर चाहिए ना बाबू, बिल्कुल सर 5 नंबर चाहिए। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में, क्या लिखेगा, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी को बुलाने में सबसे बड़ा नेतृत्व राजकुमार शुक्ल का है, क्योंकि उन्हीं के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। फिर इन्होंने किसान की कठिनाइयों को समझा, उनकी दुखों को समझा। उसके बाद उन्होंने 1917 में क्या, महात्मा गांधी ने 1917 में क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया, जिनका निम्नलिखित कारण ये था। अब लिखिएगा ये वाला, 5 नंबर देगा बाबू, 5 नंबर। सबसे पहले 3 कठिया पड़ा था, यानी कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा खेती करना ही पड़ता था, ये वाला। पहला, नील्हो द्वारा किया जाने वाला अत्याचार, यानी कि गोरे जो है, गोरेले उसे नील्हो बोलते हैं। गोरा व्यक्ति जो किया जाता था उसके अत्याचार किया जाता था, जबरदस्ती करवाता था। ऊंची भू राजस्व का दर, यानी टैक्स जो है बहुत ही हाई लेता था। यानी उसका उपज हुआ है 3 रुपया, तो उसमें से 2 रुपया वो खुद ले लेता था और 1 रुपया बचता था। ये क्या है, ऊंचा दर है कि नहीं, टैक्स है कि नहीं, है सर, क्योंकि उसमें अपना पूंजी वगैरह भी लगाया है। किसानों को उपज का उचित मूल्य न मिलना। अब जो है ये जो है अंग्रेजों के द्वारा, नील्हो द्वारा 3 कठिया यानी कि नील की खेती करवाती थी, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। यानी 10 रुपया होना चाहिए, तो वहां पर 3 रुपया दिया जाता था कीमत। उसके कारण भी ये विद्रोह हुआ। और अगर आपको लगे कि कोई और भी हो सकता है तो और लिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबरी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है बाबू। जरूर इसे 5 नंबरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा कि आप 2 नंबरी तक ही सीमित रखना चाहते हैं या 5 नंबरी तक रखना चाहते हैं, ठीक है।
चलिए सर आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या है कि ताजमहल पर टिप्पणी लिखे। सर ताजमहल के बारे में अगर सुनिए ना, मुमताज कहता है ना कि मैं मुमताज, नहीं एक तरह से तू कह दे तो मैं तेरे लिए ताजमहल बना दूं ना, तो उस टाइप का ये जो है मुमताज और शाहजहां के बीच में कुछ ऐसा ही चला था। ठीक है, देखिए सर, ताजमहल मुमताज और शाहजहां की मकबरा है। मकबरा क्या होता है, मर जाता है वहां पर जो है कब्र उब्र बना दिया जाता है, उसे कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे है। कहाँ है सर, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था सर, शाहजहां। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसके सफेद संगमरमर से बनाया गया था। यह दुनिया के 7 आश्चर्यजनक में से एक है। यानी कि दुनिया में जितने भी अजूबे हैं उनमें से एक ये भी है सर। ठीक है, कहा जाता है ये जो मुमताज है सर, मुमताज को 14 बच्चा हुआ था। कितना, 14 बच्चा। ये खान सर के द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा नहीं बाबू। ठीक है, हाँ तो इसके कितने बच्चे थे, 14 बच्चे थे सर। कितने, 14 बच्चे। और उसके मात्र 20 साल शादी का हुआ था और 14 बच्चा है। अब सोचिए किस लेवल का यह शाहजहां था। मतलब कि आप सोच सकते हैं किस धराधर AK-47 के तरह जो है ना, धराधर धराधर साला एकदम गजब कर दिया हुआ था एकदम क्या। तो शाहजहां की मकबरा जो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। इसके वास्तुकार कौन है, अहमद और लाहौरी है, जिसे हाथ वगैरह भी शायद कटवा दिया गया था। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो कि वाकई में देखने में सुंदर है, आकर्षक है। ठीक है, इसे कहा जाता है प्यार की निशानी। अरे ससुरा, अगर प्यार का निशानी होता, ये 14 बच्चा 20 साल में होता, तुमको मुमकिन है लग रहा है क्या। तुम्हारे लिए कहे तो हम तुम्हारे लिए बुर्ज खलीफा ला दे, कहावत कह देते हैं, सभी लड़कों सुन लो। कहे कि मेरे लिए ताजमहल ला दो, तो कहेंगे ताजमहल क्या, तुम्हारे लिए बुर्ज खलीफा ला देंगे। तुम मुमताज की तरह हो क्या। 14 बच्चा है तुम्हारे पास, इतना होना चाहिए पावर, बाप रे बाप। साला उसमें क्या असर लग रहा है, राइट। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 10 नंबर में क्या करा है कि विजयनगर की स्थापना किसने व कैसे की थी। विजयनगर की स्थापना किसने व कैसे की थी। उत्तर में लिखेगा कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ था सर। कब हुआ था, 1336 में हुआ था। इसका निर्माण 2 भाइयों ने किया है सर। क्या किया है, इसका निर्माण कितने किया है, 2 भाइयों ने किया है, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का नामक था। यह साम्राज्य 1336 से लेकर 1565 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। उसके बाद यह भी विभाजन हो गया, बाद में ये कर्नाटक वगैरह अलग अलग बन गया। याद रखना जरूरी है सर। ठीक है, अब आपको अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी विनती है पैरोचो, ये छोटी सी विनती ये है कि अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी हंसी लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा समझ में आया, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। छोटा सा क्या करना है, लाइक करना है। अपने 2 भाई दोस्त या कहीं शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर आज का क्लास बहुत अच्छा लगा है। जो भी आपको लगे, गुड क्लास, नाइस क्लास, जो भी अच्छा लगे, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। अब सेट 5 जो है जल्दी ही आ जाएगा पैराचो, इसके लिए घबराए मत। वो 5 नंबर, सेट 5 में आपको 25 नंबरी सिर्फ रहेगा। कितना, 25 नंबरी रहेगा। और 3-4 जरूर लड़ेगा ही लड़ेगा 25 नंबरी में। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, वो लाइव लाएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।